हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी जूरिस्प्रूडेंस में। बेसिकली प्रॉपर्टी होता क्या है, मतलब इन जनरल सेंस अपने को पता है क्या है, लेकिन टेक्निकली जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में प्रॉपर्टी के बाद दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ओनरशिप पढ़ेंगे, पोजेशन पढ़ेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअली। एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊँ ना तो सारे अपने जो लीगल राइट्स है ना वो अपनी प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? मतलब इन दी एंड अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी भी होती है आपके पास तो क्या होती है, वो एक राइट ही तो होता है। आपकी कार के ऊपर जो आपका राइट है वही तो आपको कार का ओनर बनाता है। तो ये जो बंडल ऑफ लीगल राइट्स है ना, ये है प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल भाषा में। तो और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, एक कार है वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके पास क्या लीगल राइट है? लीगल राइट टू ओन इट, सिर्फ वही है क्या? नहीं, यू हैव द लीगल राइट टू ओन इट, टू डिस्ट्रॉय इट, टू सेल इट, टू डैमेज इट। आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो लीगल राइट्स है ना, वो सारे लीगल राइट्स मिला के आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली सारे लीगल राइट ऑफ अ पर्सन ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन आर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज ऑल व्हाट अ मैन हैज़ इन लॉ। प्रॉपर्टी को डिवाइड करें तो कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल में कर सकते हैं। कॉर्पोरल जिसको छू सकते हैं, इनकॉर्पोरल जिसको नहीं छू सकते, मूवेबल, इमूवेबल, रियल और पर्सनल। ये मेजर डिफरेंस है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कैटेगरी बन सकती हैं, लेकिन ये 3 मेजर डिफरेंस की कैटेगरीज हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे अपन डिवाइड कर सकते हैं। इमूवेबल और मूवेबल में क्या डिफरेंस है? जिसे मूव कर सकते हैं वो मूवेबल, जिसे मूव नहीं कर सकते वो इमूवेबल। सिंपल है। लेकिन क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल बन सकती है? आईपीसी के हिसाब से तो हाँ, बन सकती है। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पिनल कोड बोलता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो सारी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है जो जमीन नहीं होती और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होती। मतलब ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को छोड़ के बाकी जो सब कुछ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको जैसे ही ज़मीन से डिटैच कर दिया वैसे ही वो मूवेबल हो जाए। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट्स ऑफ वे, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth but not standing timber, growing grass or growing crops or grass। मतलब जो फसल वसल उग रही है उसके अलावा जो भी चीज़ें ज़मीन से परमानेंटली अटैच्ड हैं वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, और कोई बेनिफिट भी अराइज कर रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से ज़मीन से, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। ऐसे ही इंडियन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी एक्सक्लूड करता है जो अपने फसल वगैरह उग रही होती है, ग्रोइंग क्रॉप्स को, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल से थोड़ा सिमिलर एक और डिफरेंशिएशन है, और वो है अपना रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी का। रियल प्रॉपर्टी मतलब लैंड से रिलेटेड सारे राइट्स, और पर्सनल प्रॉपर्टी उसके अलावा सारे प्रोप्राइटरी राइट्स, भले ही राइट टू मूवेबल प्रॉपर्टी हो या कोई राइट इन रेम हो या राइट इन पर्सोनम हो, सब इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो, अगर राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का डिफरेंस नहीं पता ना अगर आपको, तो फिर पता होना चाहिए, क्योंकि जूरिस में टर्मिनोलॉजी पता होती है तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ना समझना, और नहीं होती तो फिर सुपर कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब राइट इन रेम और पर्सोनम मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यहाँ वीडियो आ जाएगा तो देख लेना अगर आपको देखना नहीं पता तो। अब प्रॉपर्टी क्या होती है समझ गए, ठीक है। बंडल ऑफ राइट्स होती है, कितने टाइप के होते हैं भी समझ गए, अपने सारे डिफरेंस भी देख लिए, रियल, पर्सनल, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल। लेकिन मिलती कैसे है? 4 तरीके होते हैं मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपके पास प्रॉपर्टी आएगी तो कहाँ से आएगी? कहीं से तो आएगी, किसी तरीके से तो आएगी। तो वो 4 तरीके हैं: पोजेशन, प्रिस्क्रिप्शन, अग्रीमेंट और इनहेरिटेंस। पोजेशन तो मतलब जिस आदमी के पास पोजेशन है, मतलब आपके पास उसके ऊपर पोजेशन का अलग से वीडियो बनाएंगे, इधर ऐसा समझ लो बस आपके कब्जे में है वो, ठीक है। अब मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, इसके पास पोजेशन है कोई प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो ये पोजेशन वाला है। और एक और बंदा है और ये इस जो प्रॉपर्टी का ओनर है। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ अ पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ अ थिंग, ये आदमी के पोजेशन में है ये थिंग, ठीक है। ही कैन नॉट बी आउस्टेड एक्सेप्ट बाय वन हु इज़ ट्रू ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब ये ओनर आके इससे प्रॉपर्टी छीन सकता है क्योंकि ये ओनर है, लेकिन जब तक ये ओनर पिक्चर में नहीं है ना, तो कोई भी XYZ बंदा, कोई भी ओनर के अलावा, वो इससे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। समझ गए? मतलब जो पोजेशन वाला जो बंदा है उससे सिर्फ ओनर ही प्रॉपर्टी ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। बाकी सबके रिगार्ड में यहाँ पे जो कितने भी लोग हैं ना, उनके रिगार्ड में यही प्रॉपर्टी का मेन राइटफुल अभी हकदार है जो है।
If a person is in possession of a thing, he cannot be ousted except by one who is true owner of the property. It is said that possession is 9 out of 10 points of ownership. मतलब जिस आदमी के पास पोजेशन है उसी को ओनर माना जाता है, अनलेस कोई ओनर आगे प्रूव कर दे कि वो ओनर नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली ये है कि आपके पास बहुत टाइम तक एक राइट रह गया, और जरूरी नहीं कोई प्रॉपर्टी, कोई राइट भी हो सकता है, जैसे ईजमेंट्री राइट, ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है। आपके पास बहुत टाइम तक कोई प्रॉपर्टी राइट रह गई तो फिर वो आपकी हो जाती है। पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि भाई नया राइट क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, और नेगेटिव मतलब डिस्ट्रक्ट हो गया एक पुराना राइट बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। अग्रीमेंट में कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है, दो जन आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं, मैं इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ या ये मेरे को दे रहा है, जो भी। इनहेरिटेंस, आपको आदमी मरता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बहुत सारे उसके राइट्स होते हैं, बहुत सारे पोजेशन होते हैं, तो वो सब वो कहीं दे के मरता है, तो वो जो आदमी मरता है और फिर उसके सक्सेसर्स को जो मिल जाती है प्रॉपर्टी, वो होती है इनहेरिटेंस। तो पोजेशन, प्रिस्क्रिप्शन, अग्रीमेंट और इनहेरिटेंस 4 मोड्स ऑफ एक्विजिशन है प्रॉपर्टी लेने के। कई बार अपन देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे किसी और का भी राइट है ओनर के अलावा, मतलब ओनर का एक राइट तो होगा ही, लेकिन ओनर के अलावा किसी और का भी राइट होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी के राइट्स है ना वो डिवाइड हो गए ओनर और किसी और इंसान में। अब ऐसे एग्जांपल लो, 2 इंसान हैं, जो ओनर है वो है ए और जो दूसरा बंदा है वो है बी। अब ए ने बी को ये प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, ठीक है। अब इसने लीज पे दे दी ना, तो ओनर की ही है प्रॉपर्टी, लेकिन इसका जो पोजेशन का राइट है वो अब बी का हो गया। तो जो लीज है वो क्या हो गई, वो हो गई एक एनकम्बरेंस, ठीक है। ओनर ने लीज देके एक एनकम्बरेंस क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी पे, मतलब बी का एक दूसरे आदमी का राइट क्रिएट कर दिया उस प्रॉपर्टी पे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है एनकम्बरेंस का। किसी राइट पे कोई एनकम्बरेंस है, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी इज अंडर सम राइट्स इन रे एलियना। राइट इन रे एलियना होता है राइट्स ओवर समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। अब जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल में देखा था, जैसे कि ए ने बी को लीज दी तो ए ने बी के लिए एक एनकम्बरेंस क्रिएट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो लीज एक तरह का एनकम्बरेंस हो गया, फिर सिक्योरिटी एक तरह का एनकम्बरेंस हो गया। अब कंफ्यूज मत होना, एक होती है सिक्योरिटी और एक होती है श्योरिटी। यहाँ हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस आप ये ऐसे समझो, आपके भाई का केस लड़ने का मुझे एक मौका दीजिए, उसके तकदीर के सितारे पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। एक मिनट काला साहब, इसे ये मौका दे दीजिए। राणा साहब, मेरी गारंटी पर। हाँ, मैं भाई के 2 नंबर के पैसे को मैं 1 नंबर के धंधे में कन्वर्ट करता हूँ। सिक्योरिटी मतलब आपने प्रॉपर्टी किसी को दे दी और उसके बदले में आपने कुछ ले लिया, ठीक है, पैसे ले लिए या लोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। श्योरिटी होता है जब एक आदमी आपके लिए गारंटी बनता है, कि जैसे कोई वाउच करता है ना आपके लिए कि अरे इसका मैं देख लूँगा, मेरे ऊपर है, ठीक है, इसको दे दो काम, अगर ये उसने कुछ घपला किया तो मेरे ऊपर है, तो वो उसकी श्योरिटी है। यहाँ पर सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं, श्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस है जो लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा बता दूँ सिक्योरिटी और श्योरिटी में। तो लीज एक तरह का इनकम्बरेंस हो गया, सिक्योरिटी एक तरह का इनकम्बरेंस हो गया। ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी पर्पस के लिए होती है या किसी के नाम होती है, उसका एक ट्रस्टी होता है, उसके सारे राइट्स नहीं होते, तो ट्रस्ट पे भी काफ़ी इनकम्बरेंसेस क्रिएट होते हैं। और एक और है सर्विट्यूड, जो अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब सर्विट्यूड में क्या होता है, आपको पोजीशन नहीं मिलता प्रॉपर्टी का, ना पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, आपके पास बस लैंड को एक डेफिनेट पर्पस के लिए ही यूज़ करने का राइट होता है। अब ये कैसे डेफिनेट पर्पस से यूज़ करने का राइट क्या कैसे काम करेगा, या आप टाइप्स ऑफ सर्विट्यूड देखोगे ना तो आप समझ जाओगे। 2 तरह के सर्विट्यूड होते हैं, प्रियाडियल रियल या अपॉर्चुनिटी सर्विट्यूड बोल सकते हो एक, और एक दूसरा है सर्विट्यूड इन ग्रॉस। प्रियाडियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू लैंड, रियल या अपॉर्चुनिटी सर्विट्यूड भी बोलते हैं, तीनों का इधर एक ही डेफिनेशन है, मतलब ये अलग अलग नाम है इसके। इसमें जो सर्विट्यूड होता है ना वो एक प्रॉपर्टी पे होता है, ठीक है, और एक दूसरी प्रॉपर्टी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक घर है और ये एक घर है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो डोमिनेंट टेनेमेंट होता है, और एक प्रॉपर्टी होती है वो सर्विएंट टेनेमेंट होता है। तो ये जो डोमिनेंट टेनेमेंट होता है ना, इस प्रॉपर्टी का एक राइट होता है सर्विएंट टेनेमेंट, मतलब इस डोमिनेंट टेनेमेंट में जो बंदा रह रहा है उसके पास होगा राइट, और जो इसमें सर्विएंट टेनेमेंट में जो रह रहा है इसको ये राइट इसको देना पड़ेगा। अब ये बंदा अगर चेंज हो जाए और कोई नया बंदा आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बंदा वही का वही है, नया बंदे के ऊपर भी अगर वो डोमिनेंट टेनेमेंट में रह रहा है तो उसके पास राइट होगा, क्योंकि जो राइट मिल रहा है वो प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के पास राइट है, वहाँ पे जो बंदे रह रहे हैं उनके पास राइट या उनको राइट नहीं देना पड़ रहा।
इसका एग्जांपल ऐसे लो आप कि जैसे मान लो ये एक डोमिनेंट टेनेमेंट है, ठीक है, और ये एक सर्विएंट टेनेमेंट है। अब ये जो डोमिनेंट टेनेमेंट है इसके यहाँ भी घर है, 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 और यहाँ भी घर है, और यहाँ भी घर है, और ये जा रही है रोड, ठीक है। तो सर्विएंट टेनेमेंट वाले को इसको रास्ता देना पड़ रहा है, ठीक है, इसको ईजमेंट भी बोलते हैं। तो ये डोमिनेंट टेनेमेंट में रहने वाले का राइट है सर्विएंट टेनेमेंट से कि वो उसको रास्ता दें या जाने का, ठीक है। तो कुछ राइट मिल रहा है, यही हो गया ना, वही राइट वाली बात कर रहे थे अपन। अब सर्विट्यूड इन ग्रोस में क्या होता है, सालमेंट के हिसाब से सर्विट्यूड इन ग्रोस होता है जब कोई अपर्टेनेंट नहीं होता किसी टेनेमेंट पे, मतलब प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड नहीं है, आदमी को मिल रहा है, ठीक है, सर्विट्यूड जो मिल रहा है। सर्विट्यूड इन ग्रोस दो तरह के होते हैं, पर्सनल सर्विट्यूड और पब्लिक सर्विट्यूड। पर्सनल सर्विट्यूड में किसी एक पर्टिकुलर आदमी से अटैच्ड होता है सर्विट्यूड, और जो जैसा कि पब्लिक सर्विट्यूड में नाम से दिख ही रहा है जनरल पब्लिक के पास होता है सर्विट्यूड। अब ध्यान रखना, जब राइट ऑफ वे मिलता है ना, जैसे जो एग्जांपल दिया था, तो इसे बोलते हैं ईजमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह का सर्विट्यूड होता है। और जब प्रॉफिट कमाने का मिलता है ना राइट, जैसे मान लो कोई लेक है किसी आदमी की, उसमें राइट मिला हुआ है आसपास के गांव वालों को मछली पकड़ने का, तो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट पेंद्रे बोलते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं, मतलब जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सब टर्म्स का एक खेल है। देखो इन दी एंड आपको है ना रियल लाइफ में या फिर कोर्ट में कहीं काम नहीं आने वाला टाइप्स ऑफ सर्विट्यूड्स, ठीक है। ईजमेंट थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, लेकिन इन दी एंड सब टर्म्स का खेल है। टर्म्स पूछेंगे, एग्जाम में नंबर लाने हैं, वही गोल है, और वो गोल हम फुलफिल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे जूरिस की प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, वो देख लेना जूरिस के बाकी वीडियो, और यहाँ पे मेरे पेड कोर्सेज आ जाएंगे, अगर मेरे कोई पेड कोर्सेज तब चल रहे होंगे जब आप देख रहे होगे। और डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने हमेशा बता ही रखा है सारे लिंक्स होंगे, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम वगैरह भी होगा। और कमेंट कर दो, और लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर दो। ये 3 काम करने हैं बस आपसे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। पेड कोर्स भी मत खरीदो, सिर्फ ये 3 काम कर दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी या।